दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जुनिपर ग्रीन एनर्जी आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानेंगे, ठीक है, और कितना एक्सपेक्टेड लिस्टिंग वगैरह हो सकता है उस सबको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे जाओ, लिस्टिंग का डेट देखो तो लिस्टिंग का डेट 6 अगस्त को रहने वाला है, यानी 6 अगस्त को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब यहाँ पे हम आईपीओ साइज भी देख लेते हैं, तो आईपीओ साइज 1800 करोड़ का था, जो कि तगड़ा आईपीओ का साइज था और पूरा का पूरा फ्रेश था, जो कि अच्छी बात है। साइज तो बड़ा था भाई। वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नीचे सेक्टर की, कंपनी का सेक्टर क्या है। तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कब? 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है और कंपनी इंडिया की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है। मतलब क्या है? टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी पावर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, इसमें से एक है। कंपनी सोलर हो गया, विंड सोलर हाइब्रिड जो सिस्टम हो गया, इन सब का जो है प्रोजेक्ट डेवलप करती है, बिल्ड करती है, ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है। साथ ही साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ करती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, कंपनी एनर्जी सेक्टर में वर्क कर रही है, साथ ही साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का भी साथ में काम लेके चल रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का सेक्टर शानदार है भाई, ये ग्रीन सेक्टर है, इसमें ऑब्वियसली ग्रोथ है। आने वाले 5-10 साल में आप ग्रोथ देखेंगे तो काफी तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा, काफी तगड़ा यहाँ पे ग्रोथ है भाई। सेक्टर को बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है भाई, सेक्टर बहुत शानदार है। फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे 25 से 26 में क्या कुछ हुआ है उसको समझो। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखो, रेवेन्यू 41% से बढ़ा है, EBITDA 42% से बढ़ा है, पेट 11% से बढ़ा है, टोटल एसेट 8% से बढ़ा है, नेटवर्क भी बढ़ा है, ठीक है। बोरो यहाँ पे बढ़ा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, बाकी चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। ईपीएस यहाँ पे घटा है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। बाकी मोस्टली चीजें यहाँ पे सही देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई कम है, कम है। EBITDA मार्जिन तो शानदार है, नेट एसेट वैल्यू भी ठीक ठाक है, प्राइस टू बुक वैल्यू चलो ठीक है। ईपीएस यहाँ पे कम है, ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भाई जो है कम है, और ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है, और ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए था भाई, कम है, अभी तो कम है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी यहाँ पे मोस्टली पोर्शन 683 करोड़ का पोर्शन यहाँ पे बोरो पे करने में करेगी। और वहीं हम बात करें तो अपने ऊपर भी जो है ये मोस्टली ये बोरो का ही लगभग जो है सारा पैसा इनका बोरो में ही जाने वाला है। कहीं ना कहीं इधर उधर से दाएं बाएं करके इनके जो बोरो है वो इनको जो है कर्जा चुकाना है, वही है मेनली इनका ऑब्जेक्टिव, वही है। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम है, एनटीपीसी का है, एसीएमई का है, ठीक है। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं ईपीएस किसका ज्यादा है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी का ईपीएस जो है 9.65 का है, लेकिन रिन्यू एनर्जी का 27 का है, ठीक है। वहीं हम बात करें पी तो यहाँ पे रिन्यू का जो है ठीक ठाक है। अडानी ग्रीन एनर्जी का हम बात कर लेते हैं कि जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ कैसा है, तो 8.27% का है। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ किसका है, तो एसीएमई का देखने को मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो 127 का अडानी ग्रीन एनर्जी का नाम देखने को मिल रहा है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे अडानी ग्रीन एनर्जी रहेगा। क्यों रहेगा भाई? इसका नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी का, ऊपर से जो है इस कंपनी कहीं ना कहीं जो है लीडिंग प्लेयर इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी कहीं ना कहीं अडानी ग्रीन एनर्जी नंबर 1 पे रहेगा। दूसरे पे आपका रिन्यू रहेगा। रीजन क्या है? रिन्यू रखने का रीजन सिंपल सा है, इसका पी फेयर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से ईपीएस इसका काफी शानदार है, नेट एसेट वैल्यू काफी शानदार है, इसलिए दूसरे नंबर पे ये रहेगा। तीसरे की बात करें तो तीसरे पे आप एसीएमई सोलर का नाम रख सकते हो। मतलब अपना आईपीओ टॉप 3 में नहीं आ रहा है, मतलब टॉप 3 में कंपनी सस्टेन नहीं कर रही है। आप देखोगे टॉप 3 में कंपनी नहीं आ रही है, अपना आईपीओ टॉप 3 में नहीं आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है भाई, ठीक है। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं? ऑब्वियसली आईपीओ का प्राइस फेयर नहीं है, और सस्ता होना चाहिए था प्राइस भाई। आईपीओ का प्राइस फेयर तो नहीं है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग भाई काफी शानदार है, 9.5 की रेटिंग भाई, तगड़ी रेटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। फंडामेंटल की बात करें स्ट्रॉन्ग है क्या कुछ है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है, फंडामेंटल बेकार है, एवरेज फंडामेंटल बोल सकते हो। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 5.3% का है, 12 रुपए का जीएमपी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो आई थिंक इसका लिस्टिंग 240 से 250 के बीच ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। कितना? 240 से 250 का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है? एंकर बुक वगैरह शानदार है, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, जीएमपी वगैरह बहुत डाउन है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 240 से 250 के बीच ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। मतलब आप मान के चलिए कि 5 to 10%, 5 से 10% का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। 5 to 10% के बीच लिस्टिंग हो सकती है। आप हमारा परसेंटेज याद रखिएगा, 5 to 10% के बीच आपको लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ज्यादा चांस है कि आपको 242 या 245 ऐसे कुछ लिस्टिंग देने को मिल सकता है, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी भाई ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि लिस्टिंग में प्री ऑर्डर कितना आया, जितना ज्यादा प्री ऑर्डर आएगा बाइंग का, उतना ज्यादा यहाँ पे लिस्टिंग होगी। बाकी लिस्टिंग के दिन लाइव रहूंगा तो वहाँ पे सारा और डिस्कशन हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझो। अब बात कर लेते हैं कि होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। तो देखो भाई यहाँ पे जो है, यदि आप जो है रिस्क टेकर हो तब तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। एंकर बुक वगैरह ठीक ठाक है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। रिस्क टेकर हो तो रिस्क टेकर हो, या रिस्क ले सकते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भैया सोच सकते हो। लेकिन रिस्क टेकर नहीं हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली अभी उस लेवल की स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाए। ऊपर से इसके जो है आईपीओ प्राइस ठीक नहीं था, तो इसमें लिस्टिंग के बाद में भी गिरावट देखने को मिल सकता है भाई। तो यदि आप जो है
रिस्क टेकर हो, तगड़ा रिस्क ले सकते हो, तब तो भाई आप होल्ड कर लो, मान लो 5 ईयर, 10 ईयर इसलिए। लेकिन अब आप रिस्क ले ही नहीं सकते हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए इस तरह सोच रहे हो कि 1 हफ्ते में बहुत ऊपर निकल जाएगा, ये वो फला-ढिमका, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको जो है रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिल रही है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सोच समझ के भैया डिसीजन बनाइएगा। बाकी मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं इसमें अप्लाई किया होता, तो मैं इसमें लिस्टिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली लिस्टिंग के लिए यहाँ पे सेल करके चला जाता। एक्चुअली मैंने इसमें अप्लाई ही नहीं किया है, लेकिन अगर अप्लाई किया होता तो लिस्टिंग में जो भी लिस्टिंग मिलता उसको लेके भाई चला जाता। लॉन्ग टर्म के लिए तो रिस्क अभी नहीं लेता। हाँ, आने वाले दिनों में यदि ऊपर जाने लगता है तो फिर भाई नीचे फ्रेश स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे यहाँ पे बाइंग आएगा, बिग प्लेयर के यहाँ पे ऑर्डर लगे होंगे, वहाँ पे फिल करने आएगा। जब वहाँ पे ऑर्डर फिल करने आता तो मैं उसको बाई कर लेता, यहीं पे चढ़ जाता और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता। ठीक है, मतलब कर लूंगा, अभी अभी स्ट्रक्चर बने दो, जब भी ये अपसाइड जाना शुरू करेगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि आगे कहाँ पे बाइंग हो सकती है, कहाँ पे क्या कुछ हो सकता है। बाकी अभी के लिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए कोई भी व्यू नहीं है, फ्रेश एंट्री का कोई भी वन नहीं बन रहा है भाई। ठीक है, फ्रेश एंट्री आने वाले दिनों में बनेगा, कुछ दिन इसको ट्रेड करने दो, 1-2 महीने से जब ट्रेड कर लेगा तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री का व्यू बन जाएगा। अभी तो फ्रेश एंट्री का यहाँ पे कोई व्यू देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आपकी मर्जी, जो भी करना है सोच समझ के करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेके करिएगा, क्योंकि आपका पैसा, आपका रिस्क, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग सब कुछ करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।